बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो नहायत अहमियत के हामिल है, क्योंकि ये जो आज टॉपिक हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपका उससे पाला ज़रूर पड़ता होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसका हमारे आने वाली लाइफ में या तो पाला पड़ चुका है या पाला पड़ने वाला है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट में अपील है। तो इसमें हम ये जान पाएंगे कि आखिर ये जो अपील है इसका मकसद क्या है, इस कानून को इंट्रोड्यूस जो करवाया जा रहा है उस कानून को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद क्या था, या आप यूं कह लें कि अगर कानून में अपील अगर ना होता तो हमें रेमेडी कैसे मिलती। तो ये जो आज का टॉपिक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ऑल एस्पेक्ट से। तो इंशाल्लाह हम इसको हर एंगल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और जब ये हम टॉपिक डिस्कस कर लेंगे तो इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपील के बारे में जान पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आखिर ये अपील है क्या, और कानून ने ये जो राइट दिया है अपील का वो क्यों रखा है। और इस आज के लेक्चर में ये बात भी डिस्कस करेंगे कि अपील का जो कानून है वो आखिर उसका स्कोप क्या है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अपील जो है कौन बंदा दायर कर सकता है। पहले हमने देखा कि सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ये अपील है क्या, आखिर अपील का लफ्जी मतलब क्या है। फिर हम जब अपील का मतलब जान लेंगे तो फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो राइट कानून हमें प्रोवाइड कर रहा है अपील का, इसका बेसिक मकसद क्या है और इस अपील से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। अच्छा, उसके बाद हम ये देखेंगे कि अपील कौन दायर कर सकता है। पहले हमने देखा कि अपील क्या है, दूसरे में हमने देखा कि कानून जो हमें प्रोवाइड कर रहा है एक रेमेडी अपील, तो वो आखिर क्या है उसका मकसद। फिर हम ये देखेंगे कि इसका स्कोप क्या है अपील का। उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे कि अपील, पहले देखिए हमने बात की कि अपील कौन दायर करेगा, अपील कौन दायर कर सकता है। अब डेफिनेटली जब अपील कोई दायर करेगा तो उसको सुनने वाला भी कोई होना चाहिए। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि अपील के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन सी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अपील दायर कौन कर सकता है और जो अथोराइज्ड है वो कौन होंगे अपील के लिए। उसके बाद अगर हम कलेक्टर के सामने जाएंगे अपील के लिए तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, अगर कमिश्नर के पास जाते हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, और अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाते हैं अपील के लिए तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा। और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि कोई ऐसी टर्म एंड कंडीशन तो नहीं है जिनको फुलफिल करना अपील के लिए ज़रूरी है, यानी कि वो तमाम शराइत अगर पूरी होंगी तो ही हम अपील का जो राइट है वो उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जब
टर्म एंड कंडीशन देख लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि वो कौन से अफराद हैं जो अपील कर सकते हैं। आज के टॉपिक में बड़ी सादा गुफ्तगू रहेगी इंशाल्लाह हमारी। तो इस सेशन में बच्चों बस आपने अपनी जो इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, वो आपने यकीनी रखनी है। और अगर इस दौरान अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं बाद में। ये जो सेशन हमारा होगा वो इंशाल्लाह इसी चीज़ का होगा। उस सेशन में आप मुझसे मुख्तलिफ सवालात करेंगे इस टॉपिक से रेलिवेंट। तो बेटा सबसे पहले हमने जाना कि अपील क्या है, अपील का मतलब क्या है, कानून अपील को क्यों प्रोवाइड करता है और ये अपील हमारे लिए क्या अहमियत के हामिल है, ये समझ लिया। उसके बाद दूसरा जो स्टेप आता है कि आखिर अपील कौन दायर कर सकता है। जब अपील दायर कौन कर सकता है तो डेफिनेटली क्वेश्चन ये पैदा होगा कि अपील आखिर अब किसको दायर की जाए। और जब ये सवाल पैदा हो जाएगा कि किसको की जाएगी तो हमें पता चलेगा कि ठीक है ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, इसके सामने इस तरह अपील की जाएगी। अब सवाल पैदा ये होता है कि अपील कौन लोग दायर कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मामला चल रहा है बिहाड़ी कोर्ट में या मुल्तान कोर्ट में, अब लाहौर या आउट ऑफ कंट्री से कोई भी अननोन पर्सन आता है वो अपील दायर कर सकता है। क्या वो उसके पास ये राइट है, या कौन ऐसा बंदा है या कौन सा ऐसा पर्सन है जिसके पास ये राइट महफूज है। उसके बाद हम सबसे अहम बात को डिस्कस करेंगे कि ये तमाम बातें तो चले जी हमें समझ में आ गया कि अपील क्या है, कौन दायर कर सकता है, कौन दायर नहीं कर सकता। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पैदा होता है वो ये है कि आखिर इसका प्रोसीजर क्या होगा, कि प्रोसीजर ऑफ अपील करने का तरीकेकार क्या होगा। तो जब हमें तरीका ही नहीं पता होगा अपील दायर करने का तो हम अपील के ऊपर बहस जो करेंगे वो बेफजूल होगी। तो अपील को समझने के लिए ज़रूरी है उसका प्रोसीजर को समझा जाए। डेफिनेटली जब कानून कोई प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करता है तो उसी को फॉलो करना पड़ता है। अब हम प्रोसीजर के ऊपर भी चले गए कि आखिर वो प्रोसीजर कौन सा होगा, वो हम आगे इंशाल्लाह आगे चल के इसके ऊपर बहस करेंगे, तफसीली गुफ्तगू होगी। अभी तमहीदी लेक्चर आपको मैं दे रहा हूं ताकि आप समझ लें कि इट सेल्फ अपील है क्या। अच्छा जी, हमने प्रोसीजर के ऊपर भी बात कर ली। अब कोई ऐसी मिसाल भी होगी जो काबिले अपील होगी, यानी ऑर्डर में काबिले अपील होगी, तो उसके लिए क्या तरीकेकार होगा। और कोई ऐसी होगी जो नाकाबिले हुक्म होगी, यानी कि ऑर्डर वेयर नो अपील लाइज, फिर क्या बनेगा। और अगर दूसरी मिसाल ये ले कि अपील बिकम इलीगल, अगर आपकी जो अपील है वो शुरू से ही इलीगल है, फिर क्या होगा। अच्छा, फिर हमें पता कैसे चलेगा कि हम अपील जो कर रहे हैं वो लीगल है, लीगली तौर पर हम उसे चैलेंज कर रहे हैं। तो ये तमाम एस्पेक्ट, इन तमाम पहलुओं को हम देखते चले जाएंगे और इंशाल्लाह ये तमाम तरह हम आसानियों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, जिससे ये सवाल उभर के सामने आएगा कि आखिर ये अपील है क्या, अपील को इस्तेमाल क्यों किया जाता है, अपील को प्रोवाइड क्यों किया गया। अच्छा, ये बातें भी हमने डिस्कस कर ली। अब बात ये दोबारा से आके खड़ी हो जाती है कि आखिर सेकंड अपील क्या होती है। आपने बहुत दफ़ा ये सुन रखा होगा कि ये फर्स्ट अपील है या सेकंड अपील है, और ये अगर फर्स्ट अपील है तो किस सेक्शन के तहत है, सेकंड अपील है तो किस सेक्शन के तहत है। तो ये याद रखिए कि फर्स्ट अपील और सेकंड अपील इनमें भी एक डिफरेंस है। तो आपके माइंड में होना चाहिए कि हम फर्स्ट अपील किसको कहेंगे और सेकंड अपील किसे कहेंगे। बात समझ में आ रही है? चलें अब आप आगे बढ़ते हैं। जब हमें अपील के बारे में भी पता लग गया, उनका प्रोसीजर भी पता चल गया, सेकंड अपील के बारे में पता चल गया, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि अपील जो है वो हमने किस मुद्दत के अंदर दायर करनी है। देखिए ना, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपील तो आप, यानी कि आप लीगली तौर पे आप राइट पर हैं कि आप अपील का हक इस्तेमाल कर सकते हैं,
लेकिन कानून ने कुछ टर्म एंड कंडीशन लगा दी हैं कि आप अपील का जो राइट है वो स्पेसिफिक पीरियड के अंदर अंदर ही यूज कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि अपील आपके पास टाइम है 2 या 3 माह का। लेट अस सपोज आप 2 साल के बाद 20 साल के बाद उठ खड़े हो जाते हैं और अपील का आप दरवाजा खटखटा देते हैं कि चले जी हम अपील के लिए हम कोर्ट में जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा। कोर्ट कानून ने आपको पहले ही, अगर आपने लॉ इक्विटी में मैक्सिमम पढ़ा होगा, कि वो विजिलेंट होना जरूरी है। अगर आप इसमें सुस्ती या लापरवाही बरतेंगे तो कानून आपकी मदद नहीं करेगा। कानून को फॉलो करते हुए उसको विजिलेंट रहना जरूरी है। तो कानून, इसका तो पहला मैक्सिम ही यही है कि आपको सबसे पहले विजिलेंट रहना पड़ता है। और वो उसी को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए वो आखिर एक मियाद, एक मुद्दत, एक टाइम पीरियड फ्रेम वो सेट कर देता है कि अगर तो आप इस टाइम के अंदर अंदर आ जाते हैं तब आपके पास ये जो राइट है अपील का वो मौके पर राइट होगा, अदरवाइज आप ये हक खो देंगे। चलें जी, अब हमें ये फर्स्ट अपील के बारे में पता चला, सेकंड अपील के बारे में भी पता लग गया, और उसके साथ ही हमें लिमिटेशन के बारे में भी पता चल चुका है कि हमने जनाब इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए, इन तमाम पॉइंट्स को जो हम डिस्कस कर चुके हैं अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, इन तमाम बातों को मद्देनजर रख के हस्बे ज़ाब्ता फिर ही हम अपील को यूज कर सकेंगे। उसका जो राइट है वो आप उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं ताकि अपील के बारे में आप अच्छे से जो जांच पड़ताल है वो अच्छे से कर सको, या आप इस काबिल हो जाएं कि अपील के बारे में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पता चलें, क्योंकि एवरी पर्सन शुड नो अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अपील। अगर कोई बंदा इस प्रिंसिपल को नहीं समझेगा कि आखिर ये जो प्रिंसिपल सेट किए गए हैं वो जो प्रेस्क्राइब मैनर के अंदर अंदर, तो अगर आप इसको फॉलो ही नहीं करेंगे तो आप कल को कैसे क्लेम करेंगे। अब अपील करना हर इंसान का राइट है, लेकिन इंसान राइट कब इस्तेमाल करेगा, क्वेश्चन तो ये भी पैदा होता है। तो इस राइट को इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि तमाम असूलों को मद्देनजर रखा जाए। नंबर 1, अपील के लिए कौन दायर कर सकता है, वो कौन अशखास होंगे जो अपील का राइट यूज कर सकते हैं, और अगर आपकी अपील इनिशियल अब इश्यू है, मतलब आप स्टार्ट से ही वो यानी कि इलीगल है, तो क्या होगा। और अगर आप बात करें सेकंड अपील की, कि सेकंड अपील हम कब यूज करेंगे, इसका जो राइट है सेकंड अपील का वो हम कब कब यूज कर सकेंगे। उसके बाद हमने देखा लिमिटेशन के बारे में कि लिमिटेशन आखिर है क्या, कितनी मुद्दत हमें कानून इजाजत देता है कि किस मुद्दत या स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर हम अपील का जो ये राइट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये हमारा टॉपिक है अपील का नहायत दिलचस्प है। आपकी बस थोड़ी सी तवज्जो और थोड़ा सा प्यार चाहिए। आप इसे तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो अपील का सेशन है उसको आप कम से कम अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं अपील की तरफ, और अब हम डिस्कस करेंगे अपील के तमाम उन पहलू को जो हम अपने इंट्रोडक्शन में उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आखिर ये जो अपील है ये किस सेक्शन के तहत आती है। अब अगर आपको यही नहीं पता कि किस सेक्शन के तहत इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है लैंड रेवेन्यू एक्ट में, तो ये एक ना समझने वाली बात होगी। तो सबसे पहले बच्चों आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके टॉपिक है अपील, और ये हमेशा इसको जो सेक्शन डील करेगा वो 161 होगा, 161 होगा। तो चलिए हमें ये भी पता चल गया कि ये जो सेक्शन है 161 के तहत हम अपील का राइट इस्तेमाल करते हैं। अब इससे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि अपील का जो राइट है वो इस्तेमाल कब किया जाएगा। डेफिनेटली जब कोई मुतासरा शख्स होगा जिसका राइट मुतासिर हो रहा होगा, या कोई ऐसा फरीक
जिसका हक है वो मुतासिर हो रहा है, डेफिनेटली वही जाएगा, वही अपील का दरवाजा खटखटाएगा, वही इस हक को इस्तेमाल करेगा। इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि दो पार्टी हैं ए एंड बी। अब एक केस है, सपोज कोई भी है, वो डिक्री हो जाता है बी के हक में। अब ए उसे सेटिस्फाई नहीं है, क्यों? क्योंकि जो वो क्लेम कर रहा है वो उसको राइट मिला ही नहीं और वो अगेंस्ट चला जाता है उसके। तो फिर क्या है, वो अपील में जाएगा क्योंकि उसका राइट तो इन्फ्रिंज हो चुका है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं आपसे, अगर आपके दिमागों में काम कर रहा होगा कि एक बंदा, उसको प्रॉपर राइट मिल चुका है, क्या वो राइट ये यूज कर सकता है अपील का? यानी कि देखिए ना, पहले तो हमने डिस्कस किया कि आखिर अपील का जो राइट है वो कौन इस्तेमाल करेगा। तो हमने जाना जो मुतासरा शख्स होगा डेफिनेटली वही अपील का राइट इस्तेमाल करेगा। और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो बंदा जिसको रिलीफ मिल चुका है, जिसके हक में वो दावा यानी कि जो है वो उसके हक में अनाउंस हो चुका है, तो क्या वो अपील में जा सकता है? यस, जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो भला क्यों अब अपील में जाएगा, उसको तो उसका जो राइट था वो तो मिल चुका है। चलिए एक मिनट के लिए, एक लम्हे के लिए सोचिए कि आपके माइंड में क्या आता है कि वो अपील में आखिर क्यों जाएगा। चलिए आपको 10 सेकंड देता हूं सोचने के लिए, 1 मिनट देता हूं सोचने के लिए। आप जरा अपने माइंड में सोचिए और यूं तसव्वुर करिए कि आप बाकायदा उसको समझ रहे हैं, इमेजिनेटरी थॉट्स में जाके उसको समझ रहे हैं कि हाँ ये वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती है। देखें डियर स्टूडेंट्स, जब तक आप कानून की सेंस को नहीं समझ पाएंगे, कानून आपको समझ में नहीं आएगा। जी, तो अब मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि ए जो है उसने एक सूट फाइल किया है, उसको रिलीफ तो मिला है लेकिन उतना रिलीफ नहीं मिला जितना वो डिजर्व करता था या जो उसके हिस्से में आता था। अब क्या है, वो इसको भी अपील का जो इसका एक राइट है वो फिर भी इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि उसको एक मिसाल ले लीजिए कि उसको जो उसने जो क्लेम किया था, जितना भी वो भले पैसे थे या कोई चीज़ थी या कुछ भी डिमांड उसने किया था, जो भी क्लेम किया था, अब उसको उस हिसाब से वो चीज़ें नहीं मिल पाती तो डेफिनेटली वो अपील में जाएगा। तो ये जो राइट है अपील का, तो वो बंदा भी उसको क्लेम कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो मुतासरा शख्स होगा वो ही जाएगा। मुतासरा वो भी हो सकता है कि जिसके फेवर में ये केस हक यानी डिग्री हो चुका हो। तो मेरे ख्याल से ये अपील जो है, अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं तमहीदी लेक्चर में कि आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले समझ में आ जाए कि आखिर जिस अपील के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 161 के तहत, वो आखिर है क्या। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सप्लेन द ऑर्डर, यानी कि लॉ ऑफ अपील जो है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हम ये सिंपल सी बात है कि एक्सप्लेन ऑफ ये लॉ ऑफ अपील है, वो हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सी बात है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ अपील, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ अपील। इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, वो हम चले लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है जी। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर अपील का जो कानून है वो क्यों मुतारिफ करवाया जा रहा है या किस लिए है। तो अब हम इसको थोड़ा सा अगर डिटेल के साथ पढ़ें या समझने की कोशिश करें, तो मैं अब आपको बताने लगा हूं कि लॉ ऑफ अपील इटसेल्फ है क्या। लॉ ऑफ अपील इटसेल्फ है क्या। तो आपको एक छोटी सी मिसाल दे के बताता हूं कि किसी अदालत माल के फैसला के खिलाफ उसे बड़ी अदालत या बड़े अफसर माल के रूबरू दायर की जा सकती है। अब देखिए, आप किसी छोटे अफसर के पास गए हैं, अफसर तो अफसर होते हैं, छोटे नहीं होते, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। वहां आपका केस फाइल हुआ लेकिन आपके खिलाफ हुआ, तो डेफिनेटली जब आप अपील में जाएंगे तो उससे बड़े अफसर में जाएंगे ना।
तो वो वही बात कर रहा है कि किसी अदालत माल के फैसला के खिलाफ उससे बड़ी अदालत या बड़े अफसल माल के रूबरू अपील दायर की जा सकती है। तो लीजिए, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि अपील जो है वो उससे बड़ी अदालत का होना जरूरी है, बड़े अफसर माल का होना जरूरी है, उसी के रूबरू अपील दायर हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। अब किसी अफसर माल के फैसला से, अब ये बात समझने वाली है जरा, किसी अफसर माल के फैसला से मुतासिर फरीक अपील दायर कर सकता है। बड़ी सादा सी बात बता रहा हूं कि कोई अफसर है, अब उसने जो जजमेंट दे दी, उसने जो डिसीजन सुना दिया है, अब उसके हक में है या उसके अगेंस्ट है, तो वो मुतासरा तो हो चुका है। तो वो यही बात कर रहा है कि किसी अफसर माल के फैसला से मुतासरा फरीक, अब कोई भी पार्टी हो सकती है उसे जो मुतासिर हुई हो, वही अपील दायर कर सकता है। तो मेरे ख्याल से वो जो हमने पहली बात की थी कि आखिर वो कौन होगा जो उसको अपील दायर कर सकता है, तो ये तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि ये जो कानून है वो किस सेक्शन में बयान किया गया है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये सेक्शन 161 और 162 में बता दिया गया है। अब वो आगे जाके हम बताएंगे कि 162 में कैसे वो बयान करता है या 161 में वो क्या बयान करता है। तो यहां तक समझ आ गई है बच्चों। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम फिर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि ओवरव्यू लेंगे तो हमें अपील अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारा मकसद लेक्चर को खत्म करना नहीं है, हमारा मकसद है लेक्चर को समझ लेना। वो तमाम हकायक, वो तमाम बातें मैं आपके सामने लाके रख दूंगा जिससे बात को आप आसानी के साथ समझ लेंगे कि अपील का जो राइट है वो क्यों प्रोवाइड किया गया। हमने पहले स्टार्ट में डिस्कस किया था कि आखिर अपील होती क्या है। हमने जान लिया कि ये वो राइट है जो कानून आपको प्रोवाइड कर रहा है, या यूं समझ लीजिए ये एक दाद रसी है कानून की तरफ से कि अगर आपका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो आप उसको दोबारा से क्लेम कैसे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है ना कि आपने एक छोटी अदालत में केस दायर किया, हो सकता है कि कुछ एरर्स या वो कानून की तरफ से हो या लॉ की तरफ से हो, या कुछ ऐसे हकाइक जो उस वक्त आप पेश ना कर सकते हो या ना पेश किए गए हों, जिसकी वजह से आपका राइट इन्फ्रिंज हो चुका है। तो आप अब वो तमाम बातें, वो तमाम नए एविडेंस, वो तमाम तर हकाइक अपील में आप पेश कर सकते हैं, ताकि मामला खुल के सामने आ जाए कि आखिर हकाइक इटसेल्फ शुरू में क्या थे। चलें जी, ये भी समझ में आ गई बात। दूसरी बात मैंने क्या की थी कि आखिर अपील जो है कि कानून ये क्यों पेश करता है, तो ये भी आपको बात में समझ में आ गया कि अपील का कानून क्यों बनाया गया। ये प्रोवाइड करने का मकसद क्या था, ताकि आपका अगर कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो वो उसको आप दोबारा से क्लेम कर सकें। अच्छा, फिर एक और बात, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, लेकिन बस दिमाग में रखिएगा कि अपील का जो स्कोप होगा वो कैसा होगा। यानी कि आम साफ लफ्जों में, आम जुबान में अगर बात करें, इसका दायरा कार कितना होगा। क्या सोचा कभी आपने कि अपील का जो दायरा कार है वो कितना वसी है या कितना छोटा है? क्या कभी सोचा है आपने? अपील का जो राइट है, आखिर आप क्या एक दफा यूज कर सकते हैं, 2 दफा यूज कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं? अपील करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है? अपील करते वक्त क्या आप नए हकाइक उसमें ऐड कर सकते हैं? अपील रखते वक्त क्या आप नई एविडेंस पुट कर सकते हैं? अपील करते वक्त क्या आप हट के तमाम बातों को शुरू से उसको स्टार्ट कर सकते हैं? आखिर अपील में आप कर क्या सकते हैं, वो स्कोप बताएगा इसका अपील का। तो इसका दायरा कार जो है वो बहुत वसी है बानिस्बत रिवीजन के या रिव्यू के। तो इसका जो दायरा कार है वो तो काफी वास्ट है। और अब
समझ में आ गया आपके कि सेक्शन 161 जो है वो अपील का वो क्या कहना चाहता है या कानून को क्यों बनाना चाहता है। ये दो बातें तो क्लियर हो चुकी हैं। अब हम जरा पढ़ते हैं तफसील से कि ये जो सेक्शन 161 है, अकॉर्डिंग टू 161 कि किन अफसरान मालिया के खिलाफ अपील किन अफसर के रूबरू की जा सकती है। किन अफसर मालिया के खिलाफ और किन अफसरान के रूबरू का मतलब क्या होता है, किसके सामने पेश हो सकती है, किसके सामने वो अपील कर सकते हैं। वो भले कलेक्टर है, कमिश्नर है, पटवारी है, कुछ भी है, आखिर वो कौन है जिसके सामने हमने पेश होकर ये अपील करनी है या किसको करनी है। और बात पहले हमने ये की कि आखिर ये किसके खिलाफ की जाएगी। सेक्शन जो 161 है क्या बता रहा है जी कि किन अफसरान मालिया के खिलाफ अपील और किन अफसरान के रूबरू की जा सकती है। तो ये कानून मालिया का जो 1967 है उसकी सेक्शन 161 जो पुराने कानून मालिया की दफा 13 से मुताबिकत रखती है, लेकिन इसमें मौजूद सेक्शन के तहत एक अहम असूल और एक अहम कानून भी वाज़ेह कर दिया गया है जिसकी पाबंदी लाजमी है। यानी कि सेक्शन 161 कुछ रूल्स भी बता रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शन भी लगा रहा है कि भाई ये आप पाबंद होंगे इसको फुलफिल करने के लिए। अगर आप इसका नहीं ख्याल रखेंगे तो आप इस हक से हाथ धो बैठेंगे। तो वो कानून ये है कि मजलिस माल के रूबरू, अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की क्या बात हो रही है जी कि मजलिस माल के रूबरू सिर्फ किसी कानूनी नुक्ता के तहत अपील की जाएगी। अब वो कानूनी नुक्ता क्या होगा, सवाल ये भी खड़ा हो चुका है कि आखिर वो कानूनी नुक्ता क्या है। मान लीजिए कि आपने तमाम तर बातें तो शामिल कर ली उस केस में, लेकिन आपको अचानक से याद आया कि अगर वो फला एविडेंस भी इसमें ऐड कर ली जाए तो मेरे ख्याल से हकाइक जो है वो खुलकर और वाज़ेह हो सकते हैं। तो कोई भी अहम नुक्ता हो सकता है कि जिसके तहत आप अपील कर सकते हैं, और जहां पहली अपील में ही असल हुक्म की तोसी हो जाए तो उसी असल हुक्म के खिलाफ दूसरी अपील हरगिज ना की जाएगी। फिर समझ लीजिए, एक मिनट के लिए मान लीजिए कि आपने फर्स्ट अपील की है और फर्स्ट अपील में क्या है जी, वो जो असल हुक्म है, जो ओरिजिनल ऑर्डर है, उसकी तोसी हो जाती है, तो उस असल हुक्म के खिलाफ दूसरी अपील हरगिज नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से आप बात को समझ रहे होंगे। फिर समझिए, इस सेक्शन में सिंपल हमने 3 बातें समझी हैं। नंबर 1, अगर हम इसको इंग्रेडिएंट्स के तौर पे पेश करते हैं तो इस 161 में सिर्फ वो 3 बातें बताना चाहता है। नंबर 1 कि ये जो 161 है इसमें यह बताया गया है कि किन अफसरान मालिया के खिलाफ अपील हो सकती है और किन अफसरान के रूबरू हो सकती है। एक बात समझ में आ गई बात। दूसरी बात क्या थी कि उसने कानून को वाज़ेह कर दिया कि जिसकी पाबंदी लाजमी होगी, वो शराइत भी वो साथ साथ बता रहा है। तीसरी बात वो ये कहता है कि आखिर अपील कब की जाएगी। वो कहता है ये अपील तब ही की जाएगी जब कोई कानूनी नुक्ता सामने आएगा। अब फिर वो लास्ट में बात क्या करना चाहता है, वो कहता है कि अगर पहली अपील में ही असल हुक्म की तोसी हो जाए, अगर पहली अपील में ही असल ऑर्डर की, ओरिजिनल ऑर्डर की तोसी हो जाए तो उसी असल हुक्म के खिलाफ दूसरी अपील जो होगी, सेकंड अपील जो होगी, वो हरगिज आप फाइल नहीं कर सकते। तो ये है जनाब सेक्शन 161। अब उम्मीद करता हूं कि आप इस सेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे होंगे और ये जो लफ्ज़ अपील है उसको आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं नहायत सादा अल्फाज में और नहायत आसान लफ्ज़ों में आपको बताने की जहमत कर रहा हूं ताकि आप आज अपील का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से दिमाग में बिठा लें। तो उम्मीद करता हूं बच्चों, ये जो सेशन जो हमने स्टार्ट किया है अपील का, इंशाल्लाह नेक्स्ट ये जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम अपील को मुकम्मल तौर पर कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की तमहीदी
जो वीडियो थी वो आपको बता दी गई है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।